नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर में आपका फिर से स्वागत है। और आज के करंट अफेयर में हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो उसके लिए जो महत्वपूर्ण खबरें होंगी उन पे बात करेंगे। और एक खबरें हमारी द हिंदू, पीटीआई, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी से होती हैं। और हम सारी जितनी भी न्यूज होती हैं जो हमारे केवल एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं उन पे हम बात करते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप इससे ग्रुप में जुड़ सकते हैं ताकि आपको डेली अपडेट और पीडीएफ आपको मिल जाए। ठीक है। सबसे पहली खबर है कि देश के हमारे दो ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें से एक नीति आयोग है, दूसरा है सीएसआईआर। इनने मिलकर रिसर्च की और कहा सरकार से कि हमारे देश में जो लैड है उसकी पॉइजनिंग बढ़ती जा रही है। और वो अधिकांशतः हमें चाइल्ड में देखने को मिल रही है, 2 ईयर ओल्ड के चाइल्ड में, जो कि खतरनाक स्थिति को शो करता है। और इसके कई नेगेटिव इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, जिससे हमारी जो यूथ है उस पर कई नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य के संबंध में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ठीक है। और ये हमको बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और ब्लड का जो लेवल है ब्लड सेल में, वो हमको देखने को मिल रहा है जो एवरेज से ज्यादा है। ठीक है। एवरेज क्या है? 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर हमको देखने को मिलता है। और चाइल्ड में ये एवरेज हमको देखने को मिल रहा है, मतलब कि पर माइक्रोग्राम डेसीलीटर, मतलब कि 4.9 हमको देखने को मिल रहा है। तो इस हमारे लिए चिंताजनक स्थिति है। अब लेड के बारे में पढ़ लेते हैं। लेड क्या है? कि नेचुरली अकरिंग एक टॉक्सिक मेटल है। जैसे आपने न्यूज पढ़ी होगी, जब मैगी में कुछ क्षेत्रों में जब रिसर्च की गई, टेस्टिंग की गई, तो मैगी में लेड पाया गया। और उसके कई नेगेटिव इम्प्लीकेशन देखने को मिले हमारे बच्चों में। तो बच्चों में जो नेगेटिव इम्प्लीकेशन देखने को मिले, इसकी वजह से उन्हें ब्रेन, लीवर, किडनी और बोन से संबंधित ये चीजें नेगेटिव, ये मतलब कि डिसफंक्शन देखने को मिले। और इसके टाइम पे वो फिर लोग मैगी खरीदना बंद करने लगे। तो इस बात के लिए हमारे लिए काफी प्रूफ है। तो लेड क्या होता है? हमारे लिए काफी हानिकारक होता है और इसको हम देखते हैं। तो लेड पॉइजनिंग क्या है? एक कॉरोनिक इंटॉक्सिक इंटॉक्सिकेशन के रूप में पैदा होता है। इससे फटीग हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, न्यूसिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, और लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, एनीमिया, डार्क लाइन अलोंग द गम, मसल्स पैरालिसिस, वीकनेस ऑफ लम्स हमको देखने को मिलती है। और एनीमिया, हाइपरटेंशन, रेनल हमको देखने को मिल सकता है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम लोग की डिसफंक्शन हो सकते हैं। तो सारी समस्याएं हमको देखने को मिल सकती हैं। जैसे सिम्टम हमको हेडेक हो सकता है, रिड्यूस सेंसेशन हो सकता है, आप संवेदनशीलता आपके अंदर कम हो सकती है, एग्रेसिव बिहेवियर आपका हो सकता है, डिफिकल्ट स्लीपिंग हो सकती है, आपको नींद कम आए, एब्डोमिनल में पेन हो सकता है, पुअर मतलब कि एपेटाइट हो सकता है, आपको भूख भूख कम लगे। ठीक है। कॉन्स्टिपिकेशन हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। कॉन्स्टिपिकेशन का मतलब है क्या? आपका पेट खराब रहता है हमेशा। ठीक है। और आपका लॉस ऑफ डेवलपमेंट स्किल इससे हो सकती है, बिहेवियर आपका चेंज हो सकता है, अटेंशन प्रॉब्लम, आप कम उस पर ध्यान देंगे। हियरिंग लॉस आपका हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, रिड्यूस आईक्यू लेवल आपका कम हो सकता है। ठीक है। स्लोड जो आपकी बॉडी ग्रोथ है वो भी क्या हो सकती है? कम हो सकती है। तो इसलिए सरकार ने मतलब कि सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है ताकि सरकार इसके संबंध में कुछ अच्छे दिशा निर्देश दे। बच्चों में बच्चों की बोन और मसल्स की ग्रोथ कम हो सकती है, ब्रेन का बिहेवियर, बच्चों का लो आईक्यू लेवल देखने को मिलता है, स्किल का विकास नहीं हो सकता, किडनी डैमेज हो सकती है, ब्लड लेवल हमको एनीमिया देखने को मिल सकता है, नर्व सिस्टम डैमेज हो सकता है। तो लेड के काफी बड़े स्तर पर निगेटिव इम्प्लीकेशन देखने को मिल सकते हैं। और हम आजकल ये क्या है, सामान्य सी बात है लेड। ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। सोर्स क्या है? अक्सर यूपीएससी सोर्स पूछ लेता है, तो आपको सोर्स ध्यान रखना है। लेड कहाँ कहाँ से जनरेट हो सकता है? बैटरी रिसाइकलिंग से जनरेट हो सकता है, लेड माइनिंग से जनरेट हो सकता है, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का मतलब है कोई हम एल्यूमिनियम से संबंधित खनन कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस करने के लिए स्मेल्टिंग करते हैं। वेल्डिंग से लेड जनरेट हो सकता है। सोल्डरिंग से हो सकता है, ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है वहां से हो सकता है। अडल्टरिंग, स्पाइसेस, कॉस्मेटिक जो चीजें हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन, उनसे हमारा क्या हो सकता है? लेड जनरेट हो सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, मीन्स में आप इसको कोट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ने एक नोटिसन जारी किया है कि गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया है। पहला इनिशिएटिव ये है कि रेगुलेशन और लेड कंटेंट इन हाउसलैंड एंड डेकोरेटिव पेंट रूल 2016 सरकार लेके आई। उन्होंने कहा कि आप किसी प्रकार का मैन्युफैक्चर, ट्रेड, इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट, आप
नहीं कर सकते जब आपकी मात्रा 90 पार्ट पर मिलियन से ज्यादा होगी, तब आप इसको इस कुछ काम नहीं करेंगे। अगर इससे कम होगी तब आप इसका कुछ एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा सरकार ने कहा है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमारे देश में कुछ रूल हैं लेड से संबंधित, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा, इसरो ये चाहता है कि हम नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल लेके आए और इसको रिप्लेस करें किससे, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। तो अभी सरकार, अभी इसरो लेके नहीं आया है, जब लेके आएंगे तो उसकी क्या प्रोसेस है, क्या उसके फीचर्स हैं, और जो भी होगा इस पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से क्या होगा, एडवांस होगा, इस बात को आपको समझना चाहिए। तो अभी हमारे यहाँ आया नहीं है, तो हमारे लिए पढ़ना ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि पीएसएलवी क्या है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की बात कर रहे हैं, तो सेमी क्रायोजेनिक की होगा और एफिशिएंट होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, किससे, पीएसएलवी से। हालांकि जो पीएसएलवी हमारा काफी सक्सेसफुल रहा है लॉन्च व्हीकल, इससे हम कई रेवेन्यू जनरेट कर सके हैं, विदेशों के कई सैटेलाइट हमने इससे मतलब कि लॉन्च किए हैं, हमने कई रेवेन्यू इससे जनरेट किया है, तो काफी सक्सेसफुल ये लॉन्च व्हीकल है। तब भी इसरो चाहता है कि इससे और कुछ कॉस्ट इफेक्टिव हो और एफिशिएंट हो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये रीयूजेबल होगा, बार बार हमको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसी को हम बार बार यूज कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव के टाइम पे होगा। और इसरो चाहता है कि इसमें 10 टन तक के सैटेलाइट हम स्पेस में भेजें, और जो जियो ऑर्बिट जो सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट है, उसमें हम इसको भेजने की क्षमता विकसित करें, क्योंकि पीएसएलवी के द्वारा हम यहाँ तक 10 टन तक के सैटेलाइट को नहीं भेज पाते हैं। तो इसरो ये चाहता है कि हम एक नेक्स्ट जनरेशन लेके आए, जिससे हम कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, एफिशिएंट भी हो, और इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भी हम इसको प्रक्षेपित कर पाए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पीएसएलवी के बारे में जान लेते हैं। थर्ड जनरेशन ये व्हीकल है, और इसमें जो चार स्टेट मेनली होती हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। पहली और तीसरी स्टेट होती है वो सॉलिड की होती है, और इसमें एक इंजन लगा रहता है, आपको वो उसको विकास इंजन नाम से जानते हैं। ये इसमें क्रायोजेनिक इंजन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो दूसरी और चौथी होती है, वो इसमें लिक्विड होता है। ठीक है, बस इतना से ध्यान रखना है। और इसके द्वारा हम कहां तक, जियो सिंक्रोनाइज और ट्रांसफर ऑर्बिट में भेज सकते हैं, जैसे हमने चंद्रयान भेजा, जैसे हमने मंगलयान भेजा। चंद्रयान मतलब फर्स्ट भेजा, चंद्रयान 2 तो हमने किससे भेजा, जीएसएलवी मार्क सेकंड से भेजा, इस बात को ध्यान रखेंगे। लो अर्थ ऑर्बिट में भेज सकते हैं, पोलर ऑर्बिट में इस चीज को हम कई सैटेलाइट को भेज सकते हैं, लेकिन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में इसमें हम 10 टन तक के सैटेलाइट को इसमें मतलब कि उस ऑर्बिट में नहीं भेज सकते, इसी इसरो चाहता है कि हम इससे एडवांस वर्जन लेके आए। ठीक है, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, इसको एक बार आप पॉज करके देख लेना, आपको समझ में चीजें आ जाएंगी, हमने आपको इजीली बता दिया। अभी हमारे देश में कौन कौन से हैं एसएलवी हम चल रहे हैं, इस सबसे पहले साउंडिंग लॉन्च व्हीकल था, फिर एएसएलवी आया, फिर पीएसएलवी आया है, जीएसएलवी मार्क 1 और सेकंड आया, और जीएसएलवी मार्क थर्ड आया। इसका भी यूज हुआ नहीं है, इसका यूज हो गया है जीएसएलवी सेकंड का, जिससे हमने चंद्रयान सेकंड हमने अंतरिक्ष में भेजा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसरो लॉन्च व्हीकल, अभी इसरो के द्वारा कुछ और लॉन्च व्हीकल जारी किए गए, जैसे उन्हें पढ़ लिया, एसएलवी हमने पढ़ लिया, फर्स्ट रॉकेट डेवलप किया गया था। पीएसएलवी के बारे में पढ़ लिया, 1994 में लेके आए। और जीएसएलवी सरकार अभी लेके जो अपर स्टेज में क्या क्रायोजेनिक इंजन लगना है। और इसके अलावा एक एसएसएलवी भी हम लेके आए, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके माध्यम से इसरो ये चाहता है कि स्मॉल माइक्रो सैटेलाइट हम भेज सकें, मतलब छोटे सैटेलाइट के लिए हम पीएसएलवी क्यों यूज करें, और हमको लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है तो पीएसएलवी क्यों यूज करें। अगर इसको यूज करेंगे तो इसको असेंबल करने में भी टाइम लगता है, ह्यूमन पावर भी अधिक लगती है। तो ये एसएसएलवी इसरो लेकर आया, कहा कि हम ह्यूमन पावर और जो कॉस्ट है वो भी कम होगी, इससे हम स्मॉल माइक्रो सैटेलाइट 500 किलोमीटर तक भेज सकते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, जिससे क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। और इस पे अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है रियूजेबल व्हीकल पे, जिसमें हम आरएलवी बोलते हैं, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 2016 में इसरो ने इसका क्या किया, टेस्टिंग की। ठीक है, चलो स्लो लियोपर्ड चर्चा में है। अरुणाचल प्रदेश के वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल ने कुछ डाटा सर्वे किया है, कहा है कि हम सर्वे करना चाह रहे हैं कि हमारे जो अरुणाचल प्रदेश के कुछ
नेशनल पार्क हैं उनमें क्या लियोपर्ड हैं या नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नामदफा एक नेशनल पार्क है जो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। इसमें टाइगर, लियोपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन इस स्नो लेपर्ड अभी तक नहीं देख सकते हैं। तो हम ये सब पढ़ेंगे, ये भी जितने भी नेशनल पार्क हैं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित वो पढ़ेंगे, उससे संबंधित जितने भी फैक्ट है वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्नो लेपर्ड को हम माउंटेन गोस्ट भी बोलते हैं। इस स्नो रॉकी इन्वायरमेंट में रहता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, ये ईस्टर्न अफगानिस्तान, हिमालयज रीजन, तिब्बत प्लेटू, साउथ साइबेरिया, मंगोलिया, वेस्टर्न चाइना में हमको देखने को मिलता है। और ये सेक्चुअली मैच्योर होने में इसमें 2 से 3 साल लगते हैं नॉर्मली। इसको 15 से 18 साल तक ये जिंदा रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। और स्नो लेपर्ड अभी तक नामदफा नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में अभी तक नहीं देखा गया है, जो चांगथांग डिस्ट्रिक्ट में है। इसको देखेंगे। इसके लिए थर्ड ये है, इलीगल इनका ट्रेड होता है स्किन का, बॉडी पार्ट का, एज वेल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का, जो हैबिटेट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके स्नो लेपर्ड के कुछ मतलब कि सरकार ने कुछ कंजर्वेशन चलाए हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे फिर राष्ट्रीय स्तर पर हो। आईयूसीएन के स्टेटस में मतलब कि वनरेबल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। साइट अपेंडिक्स 1 में है। ठीक है, और एक वाइल्ड एनिमल, एक चार्टर मंकी का कंजर्वेशन ऑफ माइटी स्पीसीज है, उसके शेड्यूल 1 में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और स्नो लेपर्ड फ्लैगशिप कंजर्वेशन स्पीसीज, जिसमें 21 स्पीसीज का हमको क्या करना है, कंजर्वेशन करना है, सरकार के द्वारा चलाई गई उसका उसमें से एक है। ठीक है, ग्लोबल स्लो लियोपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम 2013 में चला, इसका भी पार्टी है इंडिया, इस बात को ध्यान रखेंगे। सिक्योर हिमालय, जो कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, जो पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में सरकारों को क्या देती है, ग्रांट देने का काम करती है। तो इसका भी क्या है, इसके अंतर्गत स्नो लेपर्ड को कम करने का प्रयास किया गया है। तो इसमें यूएनडीपी इसको क्या कर रहा है, फंड कर रहा है, किसको, सिक्योर हिमालय। सिक्योर हिमालय का मतलब है जो हिमालय रीजन में जो राज्य मिलते हैं उसको क्या करना है, उनमें जो चाहे वो मानव समुदाय हो, चाहे वो क्या हो, पर्यावरण हो, चाहे वो क्या हो, वहां की वाइल्ड लाइफ हो, उनका क्या करना है, संरक्षण करना है, और क्या करना है, समग्र विकास करना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड सरकार ने चलाया 2009 में, इसका संरक्षण करने के लिए। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम कुछ टाइगर, कुछ मतलब नेशनल पार्क पढ़ लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश में ओनली आपको एक नामदफा मिलेगा, जिसको नामदफा नेशनल पार्क, एक माओलिंग नेशनल पार्क, ये ऊपर है, तो इस लोकेशन आप ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे नामदफा नेशनल पार्क में, इसमें स्नो लियोपर्ड अभी तक देखने को नहीं मिला है। अब हमें कुछ हिमालय के, कुछ असम के नेशनल पार्क अक्सर चर्चा में रहते हैं, इसके प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, कि आपको अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है, तो आप एक बार इससे नजर देख लीजिएगा। सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, रायमोना मिलेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर ये अभी अभी डिक्लेयर हुआ है, इसको हमने डिस्कस किया था। ये मानस मिलेगा, फिर औरंग मिलेगा, फिर काजीरंगा मिलेगा, फिर नामेरी मिलेगा, फिर डिब्रू सिखोवा मिलेगा, जो सबसे लास्ट में है असम का नेशनल पार्क। और ये देहांग पटकाई आपको यहाँ मिलेगा इधर। ठीक है, और इधर आपके पटकाई बम, ये नागा हिल्स मिलेंगी, तो इस रीजन पे आपको क्या मिलेगा, ये वाला रीजन आपको नामदफा नेशनल पार्क मिलेगा, ऊपर आपको मोइलिंग नेशनल पार्क मिलेगा। ठीक है, और इधर अरुणाचल प्रदेश में पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी ने पूछा जा चुका है। ये नामदफा है, ये काजीरंगा है, ठीक है, और ये नामेरी है, ये मानस है, बुक्सा है, इधर क्या है, रायमोनस है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सबसे इधर असम में कौन है, सबसे इधर मतलब कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो नामदफा हमको देखने को मिलेगा, और असम की बात की जाए तो आपको मिलेगा इधर दियांग पटकाई नेशनल पार्क, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सबसे इधर बात की जाए तो रायमोना नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। एक लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जारी हुई है, जो कि एनजीओ WWF ने जारी की है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हेल्थ से संबंधित, प्लैनेट की हेल्थ से संबंधित बातें की गई हैं। इसको वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर के द्वारा जारी किया जाता है, एनुअल आधार पर साइंस बेस्ड एनालिसिस होता है। और ह्यूमन एक्टिविटी से संबंध, क्या हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है क्या वो खत्म तो नहीं हो रहा है, इसका कितना संरक्षण हुआ है, इसके बारे में बात कर रहा है, ज्यादा आपको ध्यान रखना नहीं है। कुछ इंडिया के संबंध में फाइंडिंग हुई है कि सुंदरबन का जो रीजन है, जो हमारा पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के क्षेत्र में पड़ता है, उसका इरोजन हुआ है, 10 मिलियन पीपल वहां से क्या हुए हैं,
इकोसिस्टम से प्रभावित हुए हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और क्लाइमेट चेंज के द्वारा इंडिया में बहुत सारे इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं, जैसे वाटर रिसोर्स का कम होना, एग्रीकल्चर प्रभावित हो रहा है, नेचुरल इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, हेल्थ और फूड चेन से संबंधित समस्याएं हमको देखने को मिल रही हैं, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर के बारे में पढ़े। 1961 में इसको स्टेब्लिश किया गया, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है जो वर्क करता है किसके दिशा में, मतलब कि कंजर्वेशन, मतलब कि इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन से संबंधित, ह्यूमन इम्पैक्ट, ह्यूमन और इन्वायरमेंट का क्या हो, सतत विकास हो, इस बात पे फोकस करता है। ठीक है, इसके मेनली जो फोकस एरिया है वो क्लाइमेट है, फूड है, फॉरेस्ट है, फ्रेश वाटर है, ओशियन है और वाइल्ड लाइफ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और डेप्थ फॉर नेचर स्वैप इसका प्रोग्राम है, अर्थ हावर है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। हेल्थी ग्राउंड, ये आपके लिए महत्वपूर्ण अर्थ हावर, ठीक है। हेल्थी ग्राउंड ग्राउंड है, मरीन स्टीवार्डशिप काउंसलिंग है, और ये हमने पढ़ लिया लिविंग प्लेनेट्स प्लेनेट इंडेक्स है। ठीक है, चलो। नेशनल हाईवे इनविट सरकार ने जारी किया है, इससे संबंधित जो 1430 करोड़ का डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एक राइज किया गया है। इसका ये एक्चुअली क्या करता है, इनविट एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, एक नॉन कन्वर्टिबल होता है, इसका पैसा आप कहीं भी उपयोग नहीं कर सकते, जिसके लिए आपने लिया है उसमें आपका यूज होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसके म्यूचुअल फंड की तरह क्या करता है, आप भी इसमें मतलब अपना पैसा, आप भी इसमें अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर भी इसमें पैसा अपना क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। आईपीओ की तरह क्या करता है, इससे फंडिंग राइज की जाती है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। एक हाईवे से संबंधित सरकार ने कुछ फंड राइज किया है, बस ये है। लेकिन एक रिट्स है जिसको जिसको रियल एस्टेट से संबंधित पैसा सरकार राइज करती है, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रूप में जो इनबिट है, इसके लिए सरकार ने अभी हाईवे से संबंधित किया है। अदर प्रोजेक्ट के संबंध में सरकार पैसा क्या कर सकती है, राइज कर सकती है। ठीक है, सरकार ने मिशन कर्मयोगी चलाया है, इसका मतलब है निशन, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब कि जितने भी सिविल सर्वेंट हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, रूल बेस्ड शासन लाना है, और पीपल सेंट्रिक हमको सिविल सेवा का विकास करना है, ताकि लोग सिविल सर्विस अपना कल्याण ना करके लोगों का कल्याण करें। ठीक है, और समावेशी विकास करें, और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक न्याय की स्थापना की दिशा में आगे से बढ़े, ताकि हमारे देश में लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो क्या करें, समृद्धि की दिशा में बढ़े, और लोकतांत्रिक मूल्य हमारे और क्या हो, समृद्ध हो। ठीक है, इस बात को इसलिए सरकार ने कहा है कि हम मिशन कर्म भी लेके आएंगे, बस इतना से आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, अभी हिजाब से संबंधित बजट आया है, इसमें स्प्लिट देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट के दो जज हैं, जिसमें हेमंत गुप्ता जी और सुधांशु धौलिया जी। हेमंत गुप्ता जी ने कहा है कि राइट टू एक्सप्रेस हर सेल्फ ऑफ बियरिंग हिजाब इज नॉट ए, मतलब कि फंडामेंटल राइट नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत आपको गारंटी नहीं दी जा सकती किसी भी पब्लिक प्लेस पर। और 19 वन ए के तहत इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, जबकि ये दूसरे व्यक्ति हैं हमारे जज साहब सुधांशु दौलिया जी, इनने कहा है कि आप किसी, ये चॉइस का मामला है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या, दो जजों की बेंच थी, तो इसलिए इस वर्डिक्ट में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। अगर जनरली क्या होता है, 3, 5, 7, 9, इवन ऑड नंबर में जो बेंचेस होती हैं उसमें कुछ लोग फेवर में होते हैं, कुछ लोग इन फेवर में होते हैं, तो इससे क्या होता है, जो स्प्लिट होता है बहुमत के आधार पर फैसला हो सकता है, इसलिए इसमें क्या फैसला नहीं हो पाया, जो कर्नाटक की सरकार के अगेंस्ट लगाया गया था। तो अभी क्या है, हिजाब अभी जो कर्नाटक के स्कूल हैं गवर्नमेंट, उसमें क्या होगा, बैन रहेगा, अभी से फैसला नहीं हुआ है, आगे चलकर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब बेसिक पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 25 से कहता है कि जो हिजाब है वो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 19 और जस्टिस, ये हमने पढ़ ही लिया, सुधांशु धौलिया ने बोला है कि इसको डाइवर्सिटी वाला देश है, हमको इस एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये सारी बातें बोली हैं, बल्कि मेन जो एसेंस है वो हमने पढ़ लिया। इसके अलावा हमको कुछ नहीं पढ़ना है, एक बार पॉज करके आप पढ़ोगे तो आपको सारी बातें वहां पे मिलेंगी। ठीक है, चलो। सरकार चाहती है कि इसमें अमेंडमेंट इन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम अमेंडमेंट लेके आए। सबसे पहले इसको लाया गया था 97 संविधान संशोधन के तहत, इसको संविधान में जोड़ा गया, और आर्टिकल 19 1 ए सी में जोड़ा गया, कहा गया कि कोऑपरेटिव को
एम्पावर करो, मतलब कि सहकारी संघ का निर्माण करो, सहकारी समिति का निर्माण करो। और आर्टिकल 23 में मतलब कि डीपीएसपी में जोड़ा गया प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सरकार अमेंडमेंट के द्वारा चाहती है कि इसमें इंप्रूव गवर्नेंस हो, इलेक्टोरल प्रोसेस का क्या हो, रिफॉर्म हो, इसमें जो मॉनिटरिंग सिस्टम हो वो क्या हो, इंप्रूव हो, और इसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता का क्या हो, निर्माण हो। सरकार इसलिए इसमें क्या कर सकती है, अमेंडमेंट करने का प्रयास कर रही है। ठीक है। सेटिंग अप, इसके अंतर्गत कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी का निर्माण किया गया, कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर का निर्माण किया गया, कोऑपरेटिव मतलब कि अम्बुड्समैन जो कि नागरिकों की समस्याओं को क्या करते हैं, निपटारा करते हैं, इसका निर्माण किया गया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, स्वयं मतलब कि सेल्फ हेल्प के द्वारा काम करती है, ओपन मेंबरशिप होती है, यानी कि स्टेट कंट्रोल होता है इसके, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, वॉलंटरी बेसिस पे आधार पे काम करती हैं, वॉलंटरी मतलब कि स्वैच्छिक आधार पर, सोर्स ऑफ फाइनेंस के आधार पे काम करती हैं, सर्विस मोटिव होती हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और डिस्ट्रीब्यूटिव सरप्लस हमको देखने को मिलता है। ठीक है। चलो, इलेक्शन कमीशन ने अभी एक ऑर्डर लेके आए थे जम्मू कश्मीर में, जिसका डीलिमिटेशन हुआ था, जिसकी जो अध्यक्ष कमेटी थी रंजना देसाई, उनने कुछ मतलब कि जम्मू में क्या हुआ, सीटें 47 के अगेंस्ट कितनी लाई, 43 सीट लेके आई। और अभी इलेक्शन कमीशन कुछ मतलब कि वहाँ के लोकल जो शासन है उसने ऑर्डर पारित किया कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में कोई भी मतलब वोट दे सकता है। लेकिन हाल ही में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ड्रॉप कर दिया है, जो आउटसाइडर हैं वो जम्मू कश्मीर की बॉर्डर के लिए तहसीलदारों को क्या किया है, एक ऑर्डर किया है कि आप इसको क्या करो, स्ट्राइक डाउन करो। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। और 18 साल की एज में आप वहां पर जाके वोट दे सकते हैं, आप नहीं, केवल वहां के नागरिक। ठीक है, जो वहां का वोटर लिस्ट में नाम होगा। ठीक है। चलो, एक कमीशन के याद रखेंगे, रंजना देसाई, और जम्मू में जो सीट है वो कितनी है, 43 है, पहले कितनी थी, 47। ठीक है। चलो, अभी जो हाई इन्फ्लेशन हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो ग्रेन, जो कि फूड ग्रेन जो स्टॉक है वो 511 पॉइंट लाख टन है अक्टूबर 1 में, जो कि 2017 से लोएस्ट स्तर, लोएस्ट मतलब कि बहुत कम स्तर पे हमको देखने को मिल रहा है। 2016 में हमको 158 था, 2017 में हमको 174 था, जबकि 2022 में हमको 283, और 2009 में है कि 205। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, इसमें टोटल मतलब कि राइस व्हीट शामिल है, मतलब कि लोएस्ट स्तर पे हमको देखने को मिल रहा है, जिसे लोएस्ट देन सिंस 2017 पे बहुत कम स्तर पे देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब क्यों देखने को मिल रहा है कि सरकार ने इसका प्रोक्योरमेंट क्या किया है, कम किया है। और हमने जो कोविड-19 आया था, सरकार ने एक स्कीम चलाई थी, क्योंकि 5 केजी अतिरिक्त अनाज मिलेगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके द्वारा बांटा गया। रशियन यूक्रेन बार हुआ तो इससे प्राइस क्या हुई, हाइक हुई, और तो इससे क्या किसानों ने ब्लैक में लोगों को बेचा, जिससे लोग क्या करें, रसिया क्राइसिस का लाभ उठाकर विदेशों में उसका एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है कि गुड्स और कम्योडिटी की जो प्राइस रहती हैं वो स्टेबल रहती हैं, इन्फ्लेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। और करंटली इंडिया क्या कर सकता है, 8 ईयर में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन का मतलब कि शिकार है, इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। और कोई भी इकोनॉमिक शॉक होता है तो उसको हम अच्छे से झेल सकते हैं, और अनप्लान्ड जो कोई इवेंट होता है, जैसे कोविड-19 आया, कोई मतलब कि डिजास्टर आया, तो उसके माध्यम से हम उसका क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। सॉरी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक्चुअली जोनल ऑफिस होती है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ ईस्ट में हमको देखने को मिलती है। फार्मर क्या करते हैं, एमएसपी प्राइस पे जो सरकार, केंद्र सरकार डिक्लेयर करती है, उस पे सेंट्रल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अपना अनाज बेचते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू प्राइस पे आधार पर स्टेट गवर्नमेंट को अनाज देती है, और डिस्ट्रीब्यूशन क्या करती है, फेयर प्राइस शॉप पर। ठीक है, फिर इसका जो लाभार्थी है उनको क्या मिलता है, अनाज मिलता है, जो इसके लाभार्थी हैं। ठीक है, तो इस बात को हमने पढ़ लिया। पैडी स्ट्रॉ के संबंध में सरकार ने कुछ गाइडलाइन की हैं कि इसका निपटान कर सकें। अब दो प्रोसेस होती हैं, पहली प्रोसेस को बोलते हैं हम टॉरिफिकेशन, और दूसरी प्रोसेस को बोलते हैं हम पेलेटलाइजेशन। ठीक है, तो पेल्टिजेशन के आधार पर हम क्या करते हैं, पेल्टिजेशन के आधार पर हम क्या करते हैं, फूड ग्रेन सॉरी, जो स्टेबल होता है, जो पंजाब हरियाणा में हमको देखने को मिलता है, मान लो है, तो इसके आधार पर हम इसमें चेंजेस करने का प्रयास करते हैं, ताकि उसका जो प्रोसेस है वो आसानी से
हो सके। जैसे आपने कुछ बायोमास लिया, इसमें इंट्रोड्यूस किया और इसकी प्रोसेस के बर्निंग के आधार पे कूलिंग की, तो हमारे पास कुछ इस तरह के निर्माण हो गया, तो इसको बोलते हैं पैलेट। क्या बोलते हैं? पैलेट बोलते हैं। टॉरिफिकेशन में हम इसको क्या करते हैं, इग्नाइट करते हैं, और इग्नाइट करने के बाद इसको बायोमास को फ्यूल में चेंजेस होता है और इस पैलेट में चेंजेस होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इससे क्या होता है, बायोफ्यूल का भी निर्माण हो सकता है। और क्या होगा, और क्या होगा, और जो हमारा जो पॉल्यूशन लेवल है दिल्ली में, जो आकस्मिक जो ठंडों के दिनों में, सर्दी के दिनों में बढ़ जाता है, तो वो भी कम हमको देखने को मिलेगा। तो इस सरकार ने इसको स्टेबल करने के लिए कुछ फंड दिया है, जिसमें 50 करोड़ सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट देगी और 70 लाख, मतलब कि इस तरह की इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए सरकार क्या देगी, फाइनेंशियल सपोर्ट देगी। तो इसमें मेनली आपको दो प्रोसेस याद रखना है, पैलेट जेसन, ठीक है, और टॉरिफिकेशन। ये दो प्रोसेस आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। सरकार ने इन दो की इंडस्ट्री को बढ़ाना के लिए फाइनेंशियल बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल ग्रांट देने की सुविधा प्रारंभ की है। ठीक है, गिफ्ट सिटी के द्वारा सरकार ये चाहती है कि हमारे देश में जो फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको बढ़ावा मिले, और वही इंस्टीट्यूट आएंगे जो क्या होंगे, जिनकी रैंकिंग क्यूएस में 500 टॉप इंस्टीट्यूट होंगे, वही इंस्टीट्यूट हमारे देश में आएंगे। ठीक है, गिफ्ट सिटी क्या है कि फाइनेंशियल इंटरनेशनल मार्केट के रूप में हमको देखने को मिलता है, जो गांधी ने गुजरात के गांधीनगर में है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट आके कर सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप एक इनिशिएटिव है। इसमें कौन कौन है, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन। ये चाहते हैं कि G7 में इंडिया में इसका नेगोशिएशन स्टार्ट करें और इसका पार्ट बने, लेकिन अभी इसका पार्ट नहीं। इसमें क्या करते हैं, कोल से हम एनर्जी का ट्रांजिशन करें और जो पेरिस क्लाइमेट चेंज है उसके गोल को, लक्ष्य को पूर्ण करने में, जो गोल है उसको पूर्णता करने में मतलब की मदद करें। मतलब कहने का मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की दिशा में प्रयास करें। ठीक है, स्लॉथ बियर चर्चा में है। 12 अक्टूबर को फर्स्ट वर्ल्ड स्लॉथ बियर मनाया गया, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और ऑब्जर्व किया सेंट्रल जू अथॉरिटी ने, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, स्लॉथ बियर है, ओमनीवोरस होते हैं, लाइफ स्पैन 40 साल तक होता है, हैबिटेट आपको एंडेमिक देखने को मिलेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और इसकी स्मॉल पॉपुलेशन हमको नेपाल, श्रीलंका में भी देखने को मिलती है। बस अब इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, और अगर पसंद आया है तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।